नमस्कार घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं 5 राज्यों का फैसला और हमारी इस विशेष पेशकश में हम आपको बताएंगे कि 3 राज्यों में भाजपा बाजी मार रही है। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो पहली बार चुनाव मैदान में रहे विजय और उन्होंने टीवी के जो उनकी पार्टी उन्होंने बनाई सत्ता के करीब, हालांकि कुछ दूर रही है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि अलायंस के साथ में वो बना सकते हैं, कोई भी उनके साथ में चला जाएगा, क्योंकि जो डीएमके और एआईडीएमके दोनों ही सत्ता से काफी दूर हैं, तो उनका बनना बहुत मुश्किल होगा। और बीजेपी के साथ वो जाना नहीं चाहेंगे, जैसे कि कुछ जानकारी सामने आ रही है। खैर, असम में हैट्रिक हेमंता की, और अगर केरल की बात करें तो 10 साल बाद बीजेपी कांग्रेस ने वापसी की है। एक अकेला एक गढ़ था जो भी कॉमरेडों का वो ढह गया है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लिए या कहूं कि वामपंथियों के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है और झटका इसे कहा जा सकता है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और किस तरह से देखा जाए इन परिणामों को। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनीत बंसल साहब हैं, आम आदमी पार्टी और टीएमसी समर्थक गर्वित खंडेलवाल हमारे साथ में है, भाजपा से हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक जी हैं, आशीष हल्दानिया जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता साथ में रहेंगे। मैं चलिए विनीत बंसल जी का रुख करना चाहूंगा। सर, किस तरह से देखा जाएगा अभी बात करें, क्योंकि अब तो तस्वीरें ऑलमोस्ट साफ हो चुकी है। बिल्कुल सर, अगर हम बंगाल से शुरू करें तो मैं मानता हूं कि अप्रत्याशित रिजल्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने बड़े मार्जिन से भाजपा 77 से सीधा 205 204 तक पहुंच जाएगी। तो ये तो डेफिनेटली भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनको भी एक, और जो भी उनके चाणक्य हैं, कहना चाहिए अमित शाह जी को और उनकी टीम को धन्यवाद जाता है कि जिस तरह से उन्होंने बूथ लेवल से ही इसकी संरचना की और टीएमसी को मात दी। रही बात तमिलनाडु की, तो टीवी के इस तरह से प्रदर्शन करेगी, 30 35 40 सीट सब सोच रहे थे। हाँ, ये बात तय थी कि तमिलनाडु में इस बार पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा था। एग्जिट पोल के बाद तो बिल्कुल सुनिश्चित हो गया था। और अब जो टीवी के जिस तरीके से आया है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय में से कहूंगा जुड़ा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टीज जो अपना आधिपत्य जमा के एक तरीके से तमिलनाडु में बैठी थी, एआईडीएमके और डीएमके, कि एक बार तुम एक बार हम, या तुम या हम, तो उस चीज से कुछ नया निकल के आया है। तो वहां के लोगों ने पूरे भारत के मतदाता को और नागरिकों को एक नई दिशा दी है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि राजनीति में कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है और पाला बदला जा रहा है सिर्फ 2 पार्टियों के द्वारा, तो नया विकल्प भी ढूंढा जा सकता है। तो ये एक नई दूरी है और मैं इसे स्वागत योग्य मानता हूं। रही बात असम और पुडुचेरी की, तो वो लगभग दिखता हुआ था कि भाजपा उसको वापस रिगेन करेगी, रिटेन करेगी, किया। केरल में जिस तरह से लग रहा था कि यूडीएफ निकालेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का साथ मिला और उन लोगों ने भी 100 से ऊपर सीटें जीती हैं, तो सरकार उनकी बनने वाली है। हाँ, बीजेपी के लिए ऐसा लग रहा था कि 6 से 7 सीट जीत सकती है, लेकिन जो वो 2 या 3 पर सिमट रही है, दिख रही है, अभी चुनाव घोषित नहीं हुए रिजल्ट्स, तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि और प्रयास करने की जरूरत है या कहाँ कमी रह गई। एक बात मैं जरूर यह कहना चाहूंगा, देखिए बीजेपी के लिए लोग कहते हैं कि हमेशा 24/7 इलेक्शन मोड पे है, लेकिन उसी का परिणाम बंगाल दिखाई दे रहा है। असम में हैट्रिक है, पुडुचेरी में वापसी आ रही है। देखिए 2011 में 0 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चीफ कैंपेनर बनकर के आए थे और प्रधानमंत्री वो बने, क्योंकि 13 में उन्हें गोवा सम्मेलन के दरमियान ही इसको अनाउंसमेंट होना था, लेकिन पार्टी के आंतरिक विवाद के कारण नहीं हो पाए। लेकिन उस समय तस्वीर साफ थी कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सामने आएंगे। उनका अपना एक गुजरात मॉडल रहा। 2011 में उससे पहले 0 सीट, 2016 के अंदर बात करें 3 सीट, 21 में 77 सीट और 2026 के अंदर सरकार। तो ये 24/7 का यही नतीजा है। अमित शाह एक मुझे बयान का ध्यान है, जब जयपुर में एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता केवल ये नहीं कि सरकार बन गई तब उसके बाद में आप आराम से बैठ जाइए, तो चुनावी साल में जाके देखेंगे। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही कहना चाहूंगा, देख रहा हूं मैं यहाँ पे भी चुनाव अभी चाहे आगे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हों, चाहे अमित शाह के दौरे हों, हाल ही में नितिन नवीन जो है इन पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी आए, और सरकार और संगठन के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो लगातार कंटिन्यू चीजों को रिवाइज करना और ऊपर रिपोर्ट देना, वो कोई भी अवसरों से छोड़ते नहीं। तो एक उसका नतीजा हम कह सकते हैं विनीत जी कि ये एक सबसे बड़ा कारण है। ये कह देना एक अलग बात है कि ये मैनेज किया वो किया, लेकिन पार्टी की एक एक्सरसाइज में दिखाई देती है।
मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। मैं 2-3 दिन से इस चीज़ को काफ़ी फॉलो कर रहा था कि इसके क्या रीज़न होंगे अगर भाजपा जीतेगी। तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह से कहते हैं ना कि बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन देयर इज़ अ वुमन, सर वही कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि भाजपा की सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा पूरा हाथ है। उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूं। जो दक्षिण बंगाल जो इलाका जो भाजपा का हमेशा से कमज़ोर गढ़ रहा और टीएमसी का गढ़ रहा, वहां पर आप देखिएगा, सिर्फ मैं आप इसको चेक भी करवा लीजिएगा, दक्षिण बंगाल में आरएसएस की मात्र 500 शाखाओं से 12,000 शाखाएं हुई। और उसके बाद जो एक जिस तरह से कहते हैं ना कि राष्ट्रीयता, आज आप देखिएगा, मैं सुबह से चैनल्स देख रहा हूं, उसमें वहां का आम आदमी जो जीत की खुशी मना रहा है वो जय श्री राम के नारे लगा रहा है। ये जय श्री राम भाजपा का नारा था ही नहीं, बाद में लिया गया या संघ के द्वारा दिया गया है। यानी संघ का एक स्वयंसेवक वहां पर किस तरह से काम कर रहा है तन मन धन से, कहीं ना कहीं इसका फायदा भाजपा को मिला। भाजपा का कैडर भी वही है, भाजपा का वोटर भी वही है, भाजपा का सपोर्टर भी वही है। ठीक है, नीति निर्देशक कह सकते हैं हम धरातल पर अलग अलग हों, लेकिन सब साथ हैं और सबको मिलकर ये मैं कहता हूं कि ये जीत मिली है। और वाकई में ये काबिल तारीफ है। पिछले 30 साल के इतिहास में मैं नहीं मानता कि इस तरह से भाजपा किसी भी राज्य में स्ट्रगल कर रही थी जैसे बंगाल में किया। आम कार्यकर्ता की हत्या होने के बावजूद, इतना वायलेंस होने के बावजूद डटे रहना, सर साधुवाद है हर कार्यकर्ता के भाजपा को। जी बिल्कुल, देखिए बंगाल एक अलग परिस्थितियां थी वहां पे। आप ये पूरा एक बेल्ट आप महाराष्ट्र से अगर शुरू करते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पूरी एक क्लीन स्वीप है बीजेपी की। और 2029 के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि राज्य जीतना जरूरी है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि इन राज्यों में अगर हमारा कब्जा नहीं होगा तो 2029 का इलेक्शन मुश्किल होगा। तो उसी लक्ष्य को साधते 2024 के जो रिजल्ट थे उससे काफी कुछ सबक लिया है बीजेपी ने। और हिंदी भाषी बेल्ट में या जहां पे उन्हें लगता है कि हमारी सरकार बन सकती है, उस एक भी बेल्ट को छोड़ना नहीं चाहते। चलिए गर्वित, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। और आप लोगों ने तमिलनाडु में स्टालिन का सपोर्ट किया और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सपोर्ट किया, लेकिन दोनों ही सत्ता से बाहर। जी बिल्कुल, नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं। और देखने वाली बात यह है कि जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है। आशा करते हैं कि ये जो नई सरकार बनेगी दोनों जगह ही ये अच्छा काम करे और जनता के जो बहुमत है उस पर खरे उतरें। लेकिन एक चीज़ ये देखने वाली बात है कि आप योगेंद्र जी इनका पूरा कैंपेन देखेंगे ना, पूरा बीजेपी का कैंपेन आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में, तो सिर्फ एक ही जगह पे घुमा है पूरा कैंपेन। पूरा नेगेटिव कैंपेन था और एक ही जगह पे घुमा है। ममता ने ये किया, ममता ने वो किया, दीदी ने ये किया, वो दीदी वो दीदी। बाकी खुद का इन्होंने कहीं कुछ नहीं बताया आज तक भी कि क्या विकास करेंगे, क्या कर दिया, क्या हम ये करेंगे, हमारा एजेंडा ये है, 5 साल में ये करना है, ये स्कूल खोलने हैं, ये अस्पताल खोलने हैं, कुछ नहीं। इतनी नेगेटिव कैंपेन करी और फिर भी इतना प्रचंड बहुमत जो दिखा रहे हैं, जो मिला है, वो एक विचारणीय है कि ये कैसे मिला। मैं इसके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा योगेंद्र जी आपको, बीजेपी के 3 यार, ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। चले 3 फैक्टर आपने बताए हैं बंगाल में चुनाव जीतने के, कि ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो चाणक्य कहते हैं सब, अभी भाई साहब ने भी बोला कि चाणक्य, ये जो अमित शाह जी की चाणक्य है, अगर ये जोड़ तोड़ की राजनीति करना ही अगर इसको चाणक्य नीति कहते हैं और चाणक्य कहते हैं, तो मुझे लगता है कि अपन को चाणक्य की डेफिनेशन दौर बदल गया, अब दौर बदल गया है। अब जो सफलता के लिए लेके जाए रणनीति बनाई वही चाणक्य है। चले लक्ष्मीकांत पारिक जी हमारे साथ में, भाजपा प्रवक्ता, इनके पास में जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, बंगाल को लेकर के अभी गर्वित ने बताया कि ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार ये फैक्टर काम किया, इसकी वजह से वहां जीती है। खैर ओवरऑल अगर मैं 5 राज्य पे 3 में आपने सफलता हासिल की है और केरल और तमिलनाडु में आपका कोई वर्चस्व नहीं रहा, हालांकि बहुत कम उम्मीद भी थी। तो ये रिजल्ट्स पे क्या कहना है आपका? तो मैं बंगाल की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आसाम की जनता को, पांडिचेरी जनता को, केरल की जनता को और साथ ही साथ तमिलनाडु जनता को एक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए उन्होंने जिस प्रकार से काम किया और लोकतंत्र की इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी, उसके लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ आपने जिस प्रकार प्रश्न उठाया कि निश्चित रूप से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली, विजयश्री का कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिस प्रकार से पिछले 15 वर्षों से वहाँ पर मैं कहूँगी अत्याचार को झेल रहा था, उस अत्याचारों पर विजय करने का काम किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने किया है। बंगाल की जनता को साधुवाद देता हूँ जिसने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया, माननीय मोदी जी की नीतियों पर, अमित शाह जी के विश्वास पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। अभी सम्माननीय गर्वित जी कह रहे थे
मैं सुबह सोच ही रहा था कि नेताओं ने विपक्ष के नेताओं तक चुनाव आयोग को, ईडी को, अन्य लोगों को कोसना शुरू क्यों नहीं किया। ये उसको कोसने का काम, ये अपने गिरबान में कभी झाँक कर नहीं देखते कि किस प्रकार की मेहनत की आवश्यकता इनको है, ये नहीं देखते। ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। जब मुझे पूछते हैं कि भाई आज आपने कहा कि ये ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करो, चुनाव पर प्रश्न खड़ा करो, लेकिन जब पंजाब जीतते हो या दिल्ली पहले जीता करते थे तब आपने प्रश्न खड़ा क्यों नहीं करते थे? क्यों नहीं होता था प्रश्न खड़ा? लेकिन बार बार आपका प्रश्न खड़ा करें जब आप हार जाते हैं। अपनी हार के अंदर ये देखिए कि आपकी गलती कहाँ थी। जब आपने सरकार को दबाने का पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहा था पिछले 15 वर्षों के साथ, हम आज भी जोर से कहते हैं कि वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, लेकिन आपने इसको बदलने का काम किया। आपने, ममता दीदी ने ये तक किया मुहर्रम के ऊपर जुलूस निकलना नहीं चाहिए लेकिन काली माता की पूजा नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों? आपने लगातार सनातन को दबाने का काम किया, हिंदुओं पर अत्याचार करने का पश्चिम बंगाल में होता। आज हिंदू खड़ा हुआ, उस हिंदू ने अपनी पहचान बनाने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के समस्त 36 करोड़ देशवासियों को आज की जीत, इस प्रचंड जीत पर बधाई देता हूं। वहां पर हिंदुत्व की जीत हुई है, हिंदुस्तान की जीत हुई है, भारत की जीत हुई है, बंगाल जीता है। अब आप इस बात को ये भी कह सकते हैं कि आप तो हिंदुत्व की बात करके दूरकरण की राजनीति करते। हम दूरकरण की राजनीति नहीं करते, दूरकरण की राजनीति आप कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुन रहा था, वे कहते अभी कुछ मुस्लिम सीटें बाकी है, उन सीटों पर 14-15 सीटें हैं, उन पर हम जीतने वाले हैं। अरे भाई, आपने ये तो नहीं कहा कि वो सीटें जहां पर हिंदू हैं, हिंदू आबादी, वहां हम जीतने वाले। आपका विश्वास क्यों नहीं है इस बहुसंख्यक समुदाय पर? ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता? ये पूछता है हिंदुस्तान आप लोगों से आज कि अगर बहुसंख्यक समुदाय के साथ आपके हितों की रक्षा कौन करेगा और क्यों नहीं करनी चाहिए हम सबको मिलकर के। जब आप ये कह देते हैं कि हमारे जो आप पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ये कह देते हैं कि हिंदुस्तान के जो हमारा इनके संप्रदाय इस पर पहला अधिकार किसी का अल्पसंख्यक को गया है। हास्यास्पद स्थिति है कि नहीं है ये? आपने बार बार धर्म के आधार पर राजनीति करने का काम पिछले लंबे कालखंड से विपक्ष ने किया है। अब मैं, क्योंकि कांग्रेस सम्मानित प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद है, ये इंडी गठबंधन की बात करते हैं सब लोग मिलकर। अब इंडी गठबंधन कहाँ है भाई? वो घमंडिया गठबंधन कहाँ है आपका? न बंगाल में दिखा, न आसाम में दिखा, न तमिलनाडु में दिखा, न केरल में दिखा, कहीं दिखा नहीं आपका इंडी गठबंधन। और इंडी गठबंधन के कथाकथित सबसे बड़े नेता सम्मानित राहुल गांधी आज विदेश की धरा पर है कि नहीं है? कांग्रेस प्रवक्ता बता दे। तो जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान की राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, जो व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति को पार्ट टाइम राजनीति समझता है, वे व्यक्ति कैसे कांग्रेस को सर्वाइव कर सकता है? ये कांग्रेस के लोगों के सोचने विषय हो सकता है। अब आप कहते हैं कि हमारे माननीय नेता प्रधानमंत्री जी, हमारे अमित शाह जी ये 24 घंटे चुनावी मोड पर रहते हैं। वो दोनों ही नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24/7 टाइम चुनावी मोड पर रहता है, जनता के सुख दुख में सहभागीदार बनता है, जनता के सुख दुख में खड़ा रहता है। हमारा उद्देश्य यह है कि राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि हो गई। इस बात को लेकर हम आगे चलते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि आज चुनाव खत्म हो गया, राजस्थान से क्या मतलब है। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। लक्ष्मीकांत जी, इस समय हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष हल्दानिया साथ में है, उनसे मैं जानना चाहूंगा। आशीष जी, केरल में आपको बधाई, लेकिन जहां अन्य जगह पे जैसे अभी सवाल खड़ा कर रहे हैं लक्ष्मीकांत पारिक जी की इंडिया गठबंधन बना था, यूपीए बना था, उसका क्या हुआ? तो ये बिखरा हुआ माने इससे? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है मतदान का, और मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बनी हुई सरकारों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो आने वाले समय में जनता के हितों को ध्यान में रख के काम करें, ना कि हिंदू मुसलमान करके काम करें, ना कि भाई को भाई से लड़ा के काम करें, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की स्थितियां पैदा हुई है, वो आज पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके का कारनामा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये बात कर रहे थे मनमोहन सिंह जी की कि मनमोहन सिंह जी ने, मैं एक छोटा लक्ष्मीकांत जी के बात में जवाब देना चाहता हूं योगेंद्र जी कि अल्पसंख्यक का नाम लेकर क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक में आता है? सिर्फ मुस्लिम समुदाय आता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे इतने सीनियर हैं, बहुत कुछ जानते होंगे। अल्पसंख्यक में कौन कौन आता है? माननीय कौन कौन आता है अल्पसंख्यक में? क्या सिर्फ मुसलमान आते हैं? अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है पता है आपको? हंसने से नहीं होता है, हंसने से नहीं होता, समझने से होता है। सिर्फ एक जाति विशेष समुदाय को टारगेट करके आप लोग आप बात करें पश्चिम बंगाल की, अधिकारी ने अपने इंद्रप्रस्थ का आवाज हिंदू मुसलमान को दिया, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप लोग वोट मांगते हैं। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने बंगाल में शिक्षा के नाम पर वोट मांगा, आपने बंगाल में रोजगार के नाम पर वोट मांगा, आपने बंगाल में स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगा, बंगाल में वोट कैसे मांगा? हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट मांगा, हर जगह से वोट मांगने। मैं आपको सुन चुकी है, बंगाल
लक्ष्मीकांत जी प्लीज आप को सुना उन्होंने, आप बीच में नहीं बोले। नहीं, एक मिनट मेरा सवाल एक मिनट सुनने की ताकत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। बता दीजिए, आप मेरे को इतना बता दीजिए कि क्या यूपीए इंडिया गठबंधन किसी चुनाव से सबक ले रहा है कि बिखराव कब तक रहेगा आप लोगों को? देखिए, यूपीए और जो इंडिया गठबंधन का हमारा मेन मुख्य उद्देश्य था वो है लोकसभा चुनाव का, कि देश में जब अराजकता का माहौल पनपता है तब पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ होकर चुनाव लड़ रहा है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हर स्टेट में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम बंगाल में पूरी सीटों पर चुनाव लड़े हैं, बंगाल में हमने पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? हमने पूरी ताकत के साथ लड़ा और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ में यह चुनाव लड़ा, चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो, क्योंकि परिणाम बदलना भारतीय जनता पार्टी का एक ध्रुवीकरण की नीति है। क्योंकि औरंगजेब जो है वो केरला नहीं पहुंच पाया, वो पश्चिम बंगाल पहुंच गया। गुजरात से शुरू हुआ, पश्चिम बंगाल की घाटी में जाके खत्म हो गया, लोकतंत्र वहां खत्म हो गया। मेरा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है। और इनको केरला में क्या मिला? केरला में इन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति करने का कितना प्रयास किया, औरंगजेब को वहां ले जाने का कितना प्रयास किया, लेकिन नहीं पहुंच पाए। तमिलनाडु में इनके साथ क्या हुआ? तमिलनाडु में भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये उस कारनामे में सफल साबित हो गए। हार गए तो उससे आप खुश हैं? तमिलनाडु में मैं ये कह रहा हूं कि एक जीत हुई है तो उस हार की भी तो बात कर लीजिए ना जो इनकी केरला में हुई है। केरला में नरेंद्र मोदी जी ने कितने सभाएं कर दी। मैं 2017 का एक आपको उदाहरण देता हूं, बड़े प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। 2017 में जब ये गुजरात का चुनाव लड़ रहे थे तब इनके पसीने छूट गए थे, इनके पसीने छूट गए थे। 115 पे जब ये सत्ता में थे और 99 पे ये पहुंच गए थे। हमने 83 हमने विधायक जीते थे, सरकार हमारी बन रही थी। लेकिन 40 सभाएं करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने जब घड़ियाली आंसू बहाए कि मुझे क्या कहा गया, किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया था, वो पूरे देश ने देखा। यह भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। ये कभी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं योगेंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से, क्या बंगाल में कभी स्वास्थ्य की बात हुई? क्या बंगाल में कभी शिक्षा की बात हुई? क्या बंगाल में कभी वहां के उद्योगों की बात हुई? बंगाल में सिर्फ बात हुई तो हिंदू मुसलमान की बात हुई, ध्रुवीकरण की बात हुई। क्या जरूरत थी कि बंगाल में इतनी फोर्स पहुंच गई? बंगाल में फोर्स पहुंच गई और वहां पे क्या बोलते हैं, मणिपुर में फोर्स नहीं पहुंच पाई। मणिपुर में 2 साल तक आतंक मचता रहा, महिलाओं को नंगा घुमाया गया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे, गृह मंत्री चुप रहे, विदेश मंत्री चुप रहे। लेकिन बंगाल में फोर्स हो गई चुनाव करवाने के लिए। वापस लौट रहा हूं। मैं गर्वित आपके पास में जाना चाहूंगा। आप लोग भी अलायंस के मेंबर रहे यूपी और इंडिया गठबंधन का, लेकिन अभी आशीष जी का कहना है कि तो पार्लियामेंट के लिए हम लोग करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों के बीच कटुता राज्यों के चुनाव में जब इतनी होगी तो कौन उम्मीद करेगा कि लोकसभा चुनाव में आप लोग एकजुट हो पाएंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग है, विधानसभा का चुनाव अलग है। दोनों के मुद्दे भी अलग अलग है, दोनों की अलग अलग चीजों पे लड़ा जाता है। विधानसभा का चुनाव अलग चीजों पे लड़ा जाता है, लोकसभा का चुनाव अलग चीजों पे लड़ा जाता है। विधानसभा में इंडिया गठबंधन ने कभी अनाउंस ही नहीं किया था कि हम विधानसभा में साथ में हैं, हम सिर्फ लोकसभा में साथ में हैं। उद्देश्य सिर्फ एक है, मोदी को हटाना। मोदी को किस तरह से हटाया जाए? क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं योगेंद्र जी, आज अभी अपनी डिबेट चल रही है। आज लक्ष्मीकांत पारिक जी ने अगर ये कहते पश्चिम बंगाल में आज ये जीत गए हैं तो ये इनको ये कहना चाहिए कि हम 5 साल में ये इतने स्कूल खोलेंगे, इतना ये एजुकेशन पे ये काम करेंगे, पहले दिन तो लक्ष्मीकांत जी कैसे कहेंगे? आप पहले दिन इन्होंने क्या कहा? पहले दिन इनकी पूरी डिबेट आप देखेंगे तो हिंदू मुसलमान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, राहुल गांधी, इसी पे घूमती रही पूरी डिबेट। क्या ये पॉजिटिव मैसेज है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं योगेंद्र जी, क्या ये पॉजिटिव मैसेज है? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इनकी पूरी डिबेट यही घूमती रही। इनको ये बोलना चाहिए था कि हम ये करेंगे, अब वहां पे अब शिक्षा का होगा, बेस्ट स्टेट बनाएंगे उसको, उद्योग लगाएंगे वहां पे। कहीं कुछ इनकी पूरी में नहीं था। इनको पता ही नहीं है ना, क्योंकि पूरे अनपढ़ लोग पता ही नहीं है इनको पता ही सिर्फ ये है, इनको सिर्फ जय श्री राम आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। लेकिन उससे सफल हो रहे हैं, इनको लगता है कि यही रूट सही है। ये इनको तो सिर्फ एक ही चीज जानी है, कैसे भी करके चुनाव जीतना। ये कह रहे हैं चुनावी मोड में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, हम भी कह रहे हैं चुनावी मोड में रहते हो तो बीजेपी मना नहीं कर रही है इसको। आपके चुनावी मोड से देश को अगर कोई फायदा हो रहा हो ना तो आप वो बताइए। बीजेपी से मना भी नहीं कर रहे कि हमारे कार्यकर्ता को हम एक्टिव करने के लिए 24/7 उसको एक्टिव रखते हैं। देश हित सर्वोपरि रख के काम करो तब तो फिर भी बात है। लेकिन आप हिंदू मुसलमान अब एक बार मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सुनेंगे। मैं लक्ष्मीकांत जी से जवाब दिलवा रहा हूं। जी लक्ष्मीकांत जी। देखिए, मैं सम्मानित गर्वित जी को सुना, सम्मानित कांग्रेस से प्रवक्ता मेरे साथी को सुना, अभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप क्या करेंगे? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जनता के हमारे बीच का एक एग्रीमेंट है,
उस एग्रीमेंट को फुलफिल करके काम को करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से करेंगे। पूरा मैनिफेस्टो हमने बंगाल की जनता के साथ एक कमिटमेंट के साथ प्रस्तुत किया है और हमारा एग्रीमेंट होता है जनता के साथ में, उस एग्रीमेंट पूरा करने का काम कोई करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री बनेगा, वह कार्यकर्ता जो वहां पर मंत्री बनेगा, वह कार्यकर्ता जो सत्ता के भागीदार बनेगा, वह सब मिलकर उस काम को करेंगे। बंगाल को निश्चित रूप से हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेगा। क्योंकि पहला मुद्दा और पहला समझता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और सामान्य आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं प्रवक्ताओं को दोनों को आज बंगाल की जनता को बधाई देनी चाहिए थी, हिंदुस्तान जनता को बधाई देनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी जीरो सीटें कर्नाटक में आई, हम तमिलनाडु में बहुत अधिक नहीं कर सके, लेकिन आप पे हम एक बड़ा फर्क है। कांग्रेस के, मैं आम आदमी पार्टी नहीं कहता, उन्होंने तो बड़ा निश्चित रूप से दिल्ली में बड़ा गेन किया, पार्टी बनने के बाद उन्होंने काम किया और निश्चित रूप से राजनीतिक दल के नाते काम किया। ये कांग्रेस जो 1885 बनी, एक अंग्रेज अधिकारी ए हुम द्वारा स्थापित कांग्रेस, जो देश के अंदर राजीव गांधी के समय 400 से भी अधिक सीटों के साथ देश के अंदर शासन कर रही थी, वह कहां से सिमट में कहां रह गई, ये आत्मावलोकन की आवश्यकता उनको है। लेकिन हम 1980 के अंदर 0 पर थे, उसके बाद 84 में 2 पर आए, 2 से लेकर आज भारत के हर स्टेट में लगभग पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये आप पे हमारे फर्क है, हमने गेन किया है, आप लूज हुए हैं, इस बात को स्वीकार आपको करनी चाहिए। इस लूज के पीछे आपकी नीति, आपकी स्वयं की नीति इसके जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए। आपके बात पे ले आएंगे, इनकी खुद की नीतियां इसमें जिम्मेदार है। अब आप कहते हैं कि पहले दिन, मैं समझता हूं कि स्कूल की दशा क्या होनी चाहिए, दिशा क्या होनी चाहिए, ये हमसे बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता। आपको इस बात की आवश्यकता है। पंजाब में आपने क्या किया और दिल्ली में आपने क्या किया, और जनता, दिल्ली की जनता ने क्यों आपको भगा दिया, ये आत्मावलोकन करें आम आदमी पार्टी के लोग। और आप अभी, मेरे फाजिल दोस्त यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हम पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस ऐसा और भाजपा ऐसा और भाजपा ऐसा और भाजपा 24। निश्चित रूप से इस देश के अंदर हम और हमारे कार्यकर्ता 24/7 चौए बोर्ड पर इसलिए रहते हैं कि देश के विकास की दिशा को एक नया सूत्रपात देने का काम कोई कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हो रहा है। चलो विनीत सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? मैं दोनों जो प्रवक्ता हैं इनकी बात सुनी, मैंने तीनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी। अगर हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं, जैसे कि गर्वी जी ने कहा कि इंडिया अलायंस में स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, देश के मुद्दे अलग होते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आप कभी भी देखिएगा भाजपा, मैं न्यूट्रल हूं, मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं, जो मैं एक आम मतदाता की तरह देख पा रहा हूं कि भाई जब एनडीए लड़ने जाता है तो हर समय ये कहा जाता है कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है और भाजपा अपने सहयोगी दलों को साथ लेके ही चुनाव लड़ती है। अगर उस स्टेट में वो प्रभावशाली होते हैं तो बिल्कुल, यूपी इसका ज्वलंत उदाहरण है, बिहार भी उसका उदाहरण है। कम ज्यादा कैसे क्या होगा वो बात की बात है, इवन महाराष्ट्र। लेकिन एनडीए अलायंस ऐसा लगता है कि मौका परस्त अलायंस है, जब जरूरत पड़ती है भाजपा को केंद्र में हिलाना है तो साथ आते हैं, बाकी सब अलग हो जाते हैं, पहली बात। और रही बात दूसरी कि मोदी जी केरल नहीं गए, देखिए जिन स्टेट्स में भाजपा का जनाधार नहीं है वहां जनाधार बढ़ाने के लिए मोदी फैक्टर को भाजपा इस्तेमाल कर रही है। कई बार क्या होता है साहब, जब सोना निकालना होता है तो कई बार, या पानी निकालना होता है, 4 फीट पे भी आ जाता है और कई बार 400 फीट पे भी नहीं आ पाता है, पर पानी निकालने की चेष्टा और उसके अनवरत प्रयास वो हमेशा काबिल तारीफ हैं। और जिस तरह से भाजपा ने केरल को और तमिलनाडु में काम किया है, कहीं ना कहीं ये टीवी के कैसे सामने आया, कौन लेके आया, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है मुझे नहीं पता। मैं आपको उदाहरण देता हूं, गर्वे जी को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये आपको जो लोग कहते हैं बीजेपी की बी पार्टी है, मैं इससे अलग नहीं मानता हूं, क्योंकि कारण है कि पंजाब जैसे स्टेट में अगर कांग्रेस को हराना था तो भाजपा डायरेक्ट नहीं हरा सकती थी। अकाली दल अलग हो चुका था, अकाली दल से भाजपा की नहीं बन पा रही थी, प्रकाश सिंह बादल साहब 90+ हो चुके थे। तो आप देखिएगा किस तरीके से सत्ता से कांग्रेस को आपके थ्रू बाहर किया है और आज आपकी हालत कितनी पतली हो चुकी है पंजाब में भी। तो देखिए राजनीति में सब जायज है, किस तरह से कहां पर कौन सा साम दाम दंड भेद लगाना चाहिए शायद भाजपा ये जानती है और वो मंजे हुए हैं, कैडर बेस काम कर रही है। सब पार्टीज को ये सोचना चाहिए कि हमारा कैडर कैसे बनाए। एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कांग्रेस नहीं चल सकती। क्यों कार्यकर्ता भाग रहे हैं, क्यों बड़े बड़े नेता साइड हो गए, ये पार्टी को सोचना पड़ेगा। जो हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस की धुरी थे असम में, आज वो भाजपा के हाथ में खेल रहे हैं, सोचने का विषय है। चलो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 राज्यों का फैसला और इस फैसले को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने
केरल की जनता का आभार जताया है। केरलम आकर के जल्दी ही मैं परिवार से मिलूंगा, यानी कि पूरे राज्य को उन्होंने अपना परिवार बताया। इसी बीच उन्होंने स्टालिन और ममता बनर्जी से भी नतीजों को लेकर के बातचीत की है, साथ ही टीवी के प्रमुख विजय को बधाई भी दी है। चलिए हम कंटिन्यू वापस लौटना चाहेंगे। मैं विनीत सर आपके पास में था ब्रेक से पहले, मैं कुछ चीजें जानना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है 2029 का। वो मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बड़े राज्यों में से एक है बंगाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल सरकार बीजेपी की है, उसके बाद बिहार में बनाई, बंगाल में बनाई है, उड़ीसा में बनाई है। तो एक जो क्रम चल रहा है, बड़े राज्यों में कब्जा है बीजेपी का। तो सेमीफाइनल के रूप में इसे देखा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बंगाल जैसी जगह बहुत जरूरी है। अगर ममता बनर्जी चौका लगाती तो एक विपक्ष का कॉन्फिडेंस एक अलग हो सकता था। इस हार से वो कॉन्फिडेंस कहीं टूटता दिखाई देगा? बिल्कुल टूटता दिखाई देगा। मैं तो ये देख रहा था कि जिस तरह से भाजपा धीरे धीरे कम आती जा रही है, जिस तरह से इस बार ये 230 के आसपास सिमटे, तो ऐसा डर था कि अगर भाजपा 200 से नीचे चली गई तो मान के चलिए तीसरा मोर्चा ही बनाता सरकार। चाहे नीतीश कुमार साहब स्वास्थ्य के कारण साइड हो गए, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या साउथ से कोई भी चेहरा सामने आ सकता था। और कांग्रेस तो बीजेपी को रोकने के लिए किसी को भी सपोर्ट करने को तैयार दिखता है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये सेमीफाइनल समझ लीजिए कि मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि नॉकआउट सेमीफाइनल था, और भाजपा ने सब पार्टियों को चारों खाने चित किया है। ये बंगाल से एक्चुअली 48 सीटें हैं, तो 48 में से भाजपा कितनी जीतती है वो बात की बात है, लेकिन स्टेट कंट्रोल करने के बाद जीतना और हवा बनाना आसान है। अब रही बात ये, मैं ऐसा फिर कहता हूं, जिन राज्यों में कांग्रेस कर रही है काम, वहां भी भाजपा की नजर। आप देखें हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका, वहां कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है, और अंदर भीतरघात अभी भी चल रही है। सुक्खू साहब के खिलाफ भी आप देखिएगा महीने भर बाद वापस एक जैसे कहते हैं ना कि भीतरघात सामने आने वाली है। कर्नाटका में तो हम देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बाकी पार्टीज को अगर लोकसभा लड़ना है तो इंडिया अलायंस बनाने से अच्छा है जहां भी वो है वहां पर सुदृढ़ हो, अपनी गलतियां संभालें, कैडर को, बेस को वापस बनाएं और फाइनल की तैयारी करें। नहीं तो ये फाइनल एक तरफा होने वाला है। ये मान लीजिए बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैं तो ये मान के चल रहा हूं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। चले, मैं आशीष सल्दानिया जी हैं हमारे साथ, मैं उनके पास में जाना चाहूंगा। आशीष जी, देखिए कुछ बातें ऐसी हैं, आप अपनी जगह सही हो, आप अपनी जो बातें कह रहे हैं, और फिर भी आपको भी मेरे ख्याल में खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि केरलम में आप लोगों ने जीत दर्ज कराई है। 10 साल बाद में आप वापसी कर रहे हैं वहां पे। और बीजेपी एक बात कह रही है, आपने सुना भी होगा, ये इतिहास के पन्नों में कहीं कोई छिपी बात नहीं, 2 सीट थी और 2 सीट से आज प्रचंड बहुमत की और लगातार सरकार में बने रहना, ये तमाम चीजें हैं। कुछ गलतियों से या हार में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सीख देती हैं। जो अच्छी चीजें होती हैं उनसे लेसन भी लेना चाहिए। हो सकता है आप लोगों के रणनीतिकार भी कुछ ऐसा कर रहे होंगे, तभी केरल में आप लोग वापस आए हैं। तो यहां कुछ आपको लगता है कि बिखराव को रोकना बहुत जरूरी है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मैं पहले तो एक बात आपसे कह दूं कि इंडिया गठबंधन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो पार्लियामेंट के लिए बता, मैं कांग्रेस देश के स्तर पर कांग्रेस के बिखराव की बात कर रहा हूं। कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है, कांग्रेस में आपको दिख रहा है आशीष जी, कांग्रेस में बिखराव कर रहा है, हमारी पूरी कांग्रेस एकजुट है। एक सेकंड, हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर जो घोटाले के आरोप थे भारतीय जनता पार्टी ने ही लगाए थे। सर मैं योगेंद्र जी एक बात कह दूं, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले के आरोप लगाए, एकनाथ शिंदे के एमएलए के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले के आरोप लगाए, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले के आरोप लगाए। बिखराव का शब्द है ना, मेरा बिखराव का, मैं उसी वजह से कह रहा हूं। हेमंत बिस्वा आपका प्रोडक्ट है, ममता बनर्जी आपका प्रोडक्ट है। मैं इस वजह से कह रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी में ममता को सामने चुनौती दे रहे हैं, वही आपका प्रोडक्ट है। मैं ये उनके ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे। सिद्धरमैया के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे। एकनाथ शिंदे जी के 4-5 एमएलए के ऊपर जो लोटस ऑपरेशन हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे, फिर उनके साथ गठबंधन किया, उनके साथ सरकार बनाई। ऐसे अनगिनत उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के नाम जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के अपनी वॉशिंग मशीन में लेकर साफ करके उनको चुनाव लड़ाया भारतीय जनता पार्टी ने। और बहुत बड़ी बात करें कि इंडिया गठबंधन उनको छोड़ देता है, उनको छोड़ देता है। उड़ीसा में क्या हुआ, बीजेडी के साथ क्या किया इन्होंने, लोकसभा में तो बीजेडी के साथ आ गए और विधानसभा में बीजेडी को अलग कर दिया, नवीन पटनायक को अलग थलग करके पटक दिया, हरा दिया। उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया, एकनाथ शिंदे के साथ में जो मुख्यमंत्री था उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। धोखेबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें है, इनके चाल चरित्र चेहरा सामने है, इनका चाल चरित्र चेहरा सामने है। और इंडिया गठबंधन में और कांग्रेस पार्टी में कोई बिखराव नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता बाहर निकल के भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं, इसलिए तो कांग्रेस पार्टी के प्रोडक्टों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने नेता पनपाओ ना, अपने नेताओं को मजबूत करो ना। कांग्रेस के नेताओं को लेकर चुनाव लड़वा रहे हो
और कांग्रेस के नेता जीत रहे हैं फिर आपकी पार्टी में, क्योंकि धनबल के आधार पर मान लो, धर्म के आधार पर मान लो, जाति के आधार पर मान लो, हिंदू मुसलमान के आधार पर मान लो, ध्रुवीकरण के आधार पर मान लो, किसी भी आधार पर मान लो, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारा एक मैनिफेस्टो है, हम शिक्षा के लिए करेंगे। राजस्थान में स्कूलों की क्या हालत है, कितने स्कूलों की छत गिर गई, कितने मासूम बच्चे काल का ग्रास बन गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। और क्या किया इन्होंने, मदन दिलावर जी झालावाड़ गए, जबकि उनका इलाका वहां से 40 किलोमीटर दूर है। नहीं, मैं शिक्षा की बात कर रही हूं, जहां जहां हमारी नहीं, इन्होंने कहा हम मैनिफेस्टो रखेंगे। 2.5 साल राजस्थान की सरकार को गए, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, किसानों की यह बात करते हैं, किसानों के 12,000 सम्मान निधि आ गई, 9,000 दे रहे हो आप, क्या कर रहे हो किसानों के साथ में, 3,000 डकार के बैठो। ऐसे कई अनगिनत चीजें जो भारतीय जनता पार्टी ने कही है, लेकिन करी कुछ भी नहीं है अभी तक में। जनता के सामने उदाहरण है, बार बार किसान, जिस किसानों की ये बात करते हैं, 750 किसानों की शहादत हो गई थी। और मैं आपको एक चीज और बात बताऊं, बंगाल की सबसे बड़ी बात, एक एनडीटीवी के बड़े पत्रकार ने कहा था कि जो 147 सीटों पर, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, एनडीटीवी के बड़े पत्रकार, एनडीटीवी किसका है इनको पता होगा, किसका है लक्ष्मीकांत जी, एनडीटीवी किसका है? आप कहोगे कि बीच में बोल रहे हैं, आप उनको नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं इनसे, ये मेरे बड़े भाई है, मैं इनसे पूछ सकता हूं कि लक्ष्मीकांत जी एनडीटीवी किसका है। उसके एक बड़े पत्रकार ने कहा था कि 147 सीटों पर जो 25,000 नाम काटे गए, उसमें से 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक करवा लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अपनी बात करें। तो ये भारतीय जनता पार्टी के। और केरल में जिस तरीके से हमारी जीत हुई है, वहां के केरल के जो स्थानीय मुद्दे थे, वो राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, प्रियंका गांधी, हमारी पूरी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उठाए। चाहे साबरमाला वाला मुद्दा हो, चाहे युवाओं के पलायन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वहां पर हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे थे वो कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ उठाए। और उसी का ये परिणाम है कि 10 साल के बाद में वहां सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां कांग्रेस की सरकार बनी है। बिहार की जो आप बात करें, बिहार में किस तरीके से चुनाव जीते, 10,000 रुपए और चुनाव करते हुए ट्रांसफर करेंगे बिहार चुनाव। और फिर नीतीश जी के साथ इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं धोखा कांग्रेस देती है, नीतीश जी के साथ क्या किया, नीतीश जी के नाम पर चुनाव जीतते हैं और फिर नीतीश जी को बीमार घोषित करके राज्यसभा ले जाते हैं। क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री होते हुए, इतनी बार का मुख्यमंत्री, क्या राज्यसभा जाने की लालसा रखेगा? क्या लालसा रखेगा? दबाव है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, दबाव है। मतलब नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो लगातार बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो राज्यसभा के लिए, वो राज्यसभा के लिए केरल में जाएगा, कभी नहीं जा सकते। थोड़ा ब्रेक लगाइए। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए और राहुल गांधी जी जो सक्रिय रहे केरल में, उसका नतीजा है। पर मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन थी प्रियंका गांधी जी असम में, लेकिन वहां गौरव गोगोई को भी नहीं जिता पाए आप लोग। वही तो मैं कह रहा हूं आपको, मैंने आपको पहले ही शब्द में स्टार्टिंग में क्या कहा, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, औरंगजेब केरल नहीं पहुंच पाया, औरंगजेब आसाम पहुंच गया, पश्चिम बंगाल पहुंच गया। ध्रुवीकरण की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, मैंने उसका उदाहरण दिया है आपको कि वो गुजरात से शुरू हुआ और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाके गिरा है। वहां सिर्फ धर्म के नाम पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया है, वो देश की मर्यादा के खिलाफ है। जिस तरीके से एक भाई को एक भाई से लड़ा नहीं की उन्होंने बात की, गोली मारते एक विशेष समुदाय को दिखाया गया, ये कैसी राजनीति है? क्या हेमंत बिस्व शर्मा ने शिक्षा के नाम पर वोट मांगा? क्या हेमंत बिस्व शर्मा ने स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगा? क्या हेमंत बिस्व शर्मा ने वहां के असम की खुशहाली के नाम पर वोट मांगा? नहीं मांगा। सिर्फ और सिर्फ किस नाम पे मांगा? मुसलमान 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 मुसलमान। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं आता। इनका पास एक मुद्दा है और भाई जय श्री राम का नारा कौन नहीं लगाता? मैं एक चीज बोलता हूं, जय श्री राम का कौन है? हम तो जय सिया राम बोलते हैं, हम तो सीता माता को भी याद करते हैं, हम तो सुबह उठते कहते हैं जय सिया राम। सिया के बिना राम अधूरे है भाई। राम को लेके आप राजनीति तो कर सकते हो, राम के नाम के मंदिर पर राजनीति कर सकते हो, लेकिन सीताराम को आप अलग नहीं कर सकते। कभी सिया राम बोला इन्होंने? ये कभी नहीं बोलेंगे। सुनिए, मेरे भाषण का वक्त नहीं है बॉस, देखो आप अपनी बात नहीं, मैंने अपनी बात कही है, मैंने सारी बात बताई है योगेंद्र जी। सर गर्वित आपके पास में आना चाहूंगा मैं, एक साथ फिर मैं जवाब दिलवाता हूं। मैं एक बात आपसे भी जानना चाहूंगा कि बिखराव के बाद पार्लियामेंट के मुद्दे अलग होंगे, राज्यों के मुद्दे अलग होंगे, सामने आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है, विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं वो, कि बीजेपी का आपको मालूम है, चलिए आप आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, ठीक, आपको मालूम है ये तो हिडन एजेंडा तने सबके सामने बोल रहे हैं। उसके बाद में है कि खरीद फरोख्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी आप का आरोप है कि उसको भी यूज करें, तमाम चीजें यूज कर रहे हैं। तो फिर ये बताइए, इस बीच भी
विपक्ष जागृत नहीं हो रहा। अपनी इंडिविजुअल आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें बीजेपी सफल होती दिखाई दे रही है। केवल एक ही एजेंडा है, आपने कहा कि ईडी सीबीआई और ज्ञानेश कुमार, यही जीत का आधार रहा है बीजेपी का। और भी तो फैक्टर काम कर रहे होंगे बीजेपी की जीत में। चले इस राज्य में हो गया, अन्य राज्यों में क्या स्थिति है? महाराष्ट्र से इनका कार्य शुरू हुआ है तो जो सीधा चलता चलता बंगाल चला गया। मैं पहले लक्ष्मीकांत पारिक जी को एक बात कहना चाहूंगा। इन्होंने एक बात कही कि ये हार जाते हैं उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई क्यों बोलते हैं। मैं योगेंद्र जी ये बात कहना चाहूंगा आपको कि ये चीज इलेक्शन कमीशन की आज से नहीं, जब से बंगाल के इलेक्शन अनाउंस हुए हैं उस दिन से इलेक्शन कमीशन के जो एक्ट हुए हैं, इलीगल एक्ट, उस पे क्वेश्चन उठाए गए हैं। उसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के कारण इन्होंने, इंटरफेयर हुआ तब भी इन्होंने 10 लाख वोट काट दिया। अगर इंटरफेयर नहीं होता तो कितने काट देते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये एक कारण है या दूसरा कारण, या और भी कोई कारण है? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यही कारण है इनकी जीत का और कोई दूसरा कारण नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने कही कि स्कूल में तो हमारे से बेहतर कोई जानता है। इनकी पूरे डिबेट में अभी स्कूल के एक ही बार यूज हुआ है, बाकी कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं किया। और स्कूल में भी इन्होंने ये बोला स्कूल में हमारे से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर इनसे बेहतर कोई नहीं जानता होता तो राजस्थान में इतनी स्कूलों की छत नहीं गिर रही होती। झालावाड़ में गिरी, कितने लोग मरे हैं, इनको शायद पता होना चाहिए कि कितने लोग कैसा राजस्थान में हुआ है अभी। तो ये तो सब, और ये कह रहे हैं कि अब हम बंगाल को बेस्ट राज्य बनाएंगे। पहले गुजरात को बनाओ बेस्ट राज्य, आपकी राजस्थान में भी सरकार है, राजस्थान को बनाओ, दिल्ली में बनाओ, एमपी में बनाओ, आपके पास बहुत सारे स्टेट है बेस्ट बनाने के लिए। आपने किसको बेस्ट बना दिया? कौन सी बेरोजगारी दूर कर दी? कौन सी किसानों की आय डबल कर दी? 2022 में आपने कहा था कि किसानों की आय डबल कर देंगे, अब 2022 से 2047 पे पहुंच गए हैं। जब अपन सब कोई रहेगा नहीं 2047 तक, लेकिन इनकी एम चल रहा है 2047 को विकसित भारत। पहले कहते थे कि 10 साल में विकसित कर देंगे, अब 2047 में पहुंच गए। तो इनका, और मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के आप खुद 2013 के कैंपेनिंग के आप भाषण सुन लेंगे तो ये खुद हंसेंगे कि कैसी बातें करते थे और आज क्या हो रहा है देश में। 2026 हो गया, 2026 में क्या विकास हुआ है। एक स्टेट को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ, मैं समझता हूं, मेरी समझ से, मेरी लिमिटेड समझ से, कि तीन चीजों पे प्रगति होनी चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन, मेडिकल, स्वास्थ्य, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने 2014 से 2026 तक क्या किया है एजुकेशन पे और शिक्षा पे, ये बताए ना। लेकिन ये नहीं बताएंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा जवाब चलिए अब जवाब दिलवा दूं मैं। चलिए लक्ष्मीकांत जी, जवाब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जवाब नहीं देता आपको मैं अवसर दूंगा, एक बार सुनिए तो सही अब इनको। जी लक्ष्मीकांत जी, कई सवाल खड़े हो गए आपके सामने। कनक कनक से सोगदियों मादकता दिखा है, एक है पुराना, एक है पगला है। इस सदी कांग्रेस की और अन्य पार्टी भी यही बन चली है। निश्चित रूप से केरल की विजय के बाद जिस प्रकार से बुराने का कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें अपने गिरबान में निश्चित रूप से झांकने की आवश्यकता है। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था, सम्मानित राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी और स्टालिन से बात की। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते अधीर चौधरी से बात कर लेते, उनके हालचाल पूछ लेते तो अंदाजा अच्छा होता। सम्माननीय ममता बनर्जी के बारे में चुनाव से पहले सम्मानित राहुल गांधी जी ने किस भाषा का उपयोग किया था, वह भी शायद कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे उनको ध्यान होगा कि उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस ममता बनर्जी क्यों हारेगी, क्या ऐसा उनका शासन है। इस पर मुझे टिप्पणी करनी आज आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के दोनों कार्यकर्ता पर बैठे, दोनों प्रवक्ता पर बैठे, कभी साफगोई के साथ हिंदुस्तान की जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं करते। जब हिंदुस्तान जनता के जनादेश को स्वीकार कर अपने गिरबान में झांकने का काम कर लेते और अपनी, यदि ये मानते कि हमारी कमी कहाँ रहेगी, हर असफलता ऐसे दिख करती कि सफलता के प्रयास में कोई ना कोई कमी रहेगी, उस प्रयास की ओर ध्यान दे देते, उस असफलता की ओर ध्यान देते तो निश्चित रूप सफलता की कदम चूम सकती थी शायद। अभी मेरे सम्मानित कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि राजस्थान के शिक्षकों के स्कूलों की बात कर ले। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के स्कूलों में निश्चित रूप से आपने झालावाड़ की घटना का जिक्र किया है, उसको हमने स्वीकृति के साथ स्वीकार किया है। लेकिन आपके समय जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बिल्ड ऑर्डर में बैठे थे, छत गिरने की बात हो रही है, बच्चों के मरने की बात हो रही है, बच्चों के मरने की बात हो रही है। लक्ष्मीकांत जी यहाँ पे झालावाड़ में नहीं गिरा, उदयपुर में गिरा है, गांव में गिरा है, चित्तौड़ में गिरा है, बारह में गिरा है, देवघर में गिरा है, दिल्ली में गिरी है, स्कूलें गिरी है, स्कूलें गिरी है। ये बात नहीं कर रहे हैं हम, स्कूलें गिरने की बात है। योगेंद्र जी, स्कूलें गिरने की बात है, ये स्कूलें गिरने की बात बताते कांग्रेस की, कांग्रेस की सरकार में कोई स्कूल गिरी है? लक्ष्मीकांत जी एक बात बताइए, इनके मुंह में आप अपने शब्द नहीं भर सकते। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार में कोई स्कूल गिरी है तो बताए ना लक्ष्मीकांत जी यहाँ पे।
बता रहे हैं ना, सुनिए तो। ये तो बात कर रहे हैं उस बिरला ऑडिटोरियम की सभा की जिसमें अशोक गहलोत जी ने पूछा, पूछने का दम चाहिए। बदललाल जी पूछ सकते हैं कि अपने मंत्रियों से अशोक गहलोत जी में दम है तो पूछा शिक्षकों से। चले भारतीय जनता पार्टी का एकदम बता दीजिए, मोदी जी की आगे आएगी, आगे नीचे हो जाएगी बदललाल जी। जवाब सुनिए, ये उसी के ऊपर फोकस करेंगे। झालावाड़ छिपा हुआ नहीं है, झालावाड़ में 36 बच्चे मरे। अरे भाई मैंने एक मिनट, मैंने स्वीकारते के साथ कहा ना, ये हमारी हिम्मत है कि स्वीकारते एक जगह नहीं हुआ है, एक जगह नहीं हुआ, राजस्थान में 15 जगह हुआ है, 15 जगह 15 जगह स्वीकार कीजिए, 15 जगह हुआ है, 15 जगह हुआ है, 15 जगह बच्चों की हुई है, दीवारें गिरी है, छत गिरी है, गेट गिरे। एक सेकंड आशीष जी, मैं आपको छूट देता हूं कि आप ही बोलते, बंद कर दो इनको। मैं ये कह रहा हूं 15 जगह का स्वीकार करवाइए इनसे। आप इनके मुंह में शब्द नहीं ठूसते, इनके जो बोलना होगा ये अपने आप बोल देंगे। प्लीज आप बीच में डिस्टर्ब। ऐसे राहुल गांधी बने नहीं है तो मूर्खों की जमात में खड़े हो। अरे राहुल गांधी तो देश का सबसे बड़ा नेता है, नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है, महामूर्ख व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की तरह ट्रंप के सामने घुटने टेक कर बैठा, पूरा हिंदुस्तान को शर्मिंदा कर दे। शर्माने की बात है, शर्माने की बात है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो डिबेट, इनको चुप नहीं, हम छोड़ते भी डिबेट, इनको चुप डिबेट छोड़ने की धमकी दे रहे हैं आप। नहीं, आप चुप रहेंगे, आप इनको जवाब देने दीजिए और आप तय नहीं करेंगे इनको क्या। नहीं तो ये बोलना नहीं जानते तो डिबेट छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। सर आपका सवाल करने का काम है, जो जवाब देना ये अपने आप देंगे, नहीं देना चाहे इनकी मर्जी है जी। देखिए मैं इस प्रकार की बचपन में डिबेट में करता नहीं हूं ना, मैं आज उस प्रकार की डिबेट करने का। जब सवाल आप कहां चले जा रहे हैं आप, और निश्चित रूप बंद कर रहे हैं आप इस डिबेट के दौरान अभी मैंने जिस शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए मैं दर्शकों को माफी मांगता हूं। पहली बात जो मैं इस प्रकार डिबेट करने आती थी उन्हें मैं फनामा करता हूं। मैं सर, आप समझता हूं अपने कि बात पे आइए, बात पे। जिस प्रकार से सम्मानीय राहुल गांधी माननीय अशोक गहलोत जी के सामने सर, ये सवाल खड़े आप इसका जवाब दे दीजिए। मैं दे रहा हूं, आप इसका जवाब दीजिए। कि इनकी बात ही मैं अपने मुंह में डाल के बोलूंगा, ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। पहली बात तो इस देश के अंदर यदि राजस्थान के इतिहास में पहली बार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने देश के इस प्रदेश के शिक्षकों ने भ्रष्टाचार आरोप लगा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं मान रहे योगेंद्र जी, अभी की सत्ता है उनकी। एक बार सुनने का मामला नहीं है तो फिर सर इनको बाहर बैठा दिया जनता ने, जो सवाल किया था उस समय। आप अपनी बात करिए पूरी। अब जिस प्रकार से मैंने कहा इन्होंने ये लगातार हम पर प्रश्न एक आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जिस प्रकार से लगाने का काम किया कि हमने कुछ नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। इस देश के अंदर पिछले 11 वर्षों जिस प्रकार से रोड का काम हुआ है मैं समझ अविस्मरणीय है। इस देश के अंदर जिस प्रकार से रेलवे का काम बढ़ा है वह अविस्मरणीय है। इस देश ने शिक्षा की बात करते 100 से अधिक नए विश्वविद्यालय खोलने का काम किसी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, आपने नहीं किया। आप किस प्रकार किस यदि आपने कुछ किया होता, यदि आपने कुछ किया होता तो प्रदेशों में अन्य स्टेटों में आपको 100 से अधिक बार हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। और वो कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की, उस कांग्रेस को हाशिए पर नहीं चला जाना पड़ता। आज जो कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल तक सिमट गई है, जो पूरे देश के अंदर जब देखते थे हर प्रांत में हर जगह पंचायत से लेकर लोकसभा तक कांग्रेस का शासन हुआ करता था, वह सिमटती चली गई है। तो आप अपनी गलतियों पर देखिए कि हमारे अंदर आप अवलोकन कीजिए हमारी गलतियां कहाँ हैं, उसको आप अवलोकन नहीं करते। आप भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व प्रश्न खड़ा करते, आपके नेतृत्व से इस बात की अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस के लोगों से आते हैं और जाते चले जाते हैं। मैं देवराज हर्ष से शुरू करूं, यदि मैं बात करता हूं देवराज हर्ष की, तो देवराज हर्ष कहां से गए? कांग्रेस से गए। आपने जिस प्रकार शरद पवार कांग्रेस से गए, आपने कपिल सिब्बल कांग्रेस से चले गए, आपकी गुलाम नबी आजाद कांग्रेस चले गए, आपकी ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस चले गए, तो आप अपने एसेट्स को आप सवाल कर सके, हम पर प्रश्न खड़ा करते हैं। भाई आप अपने नेताओं सवाल देख पाए तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है क्या? पारिक साहब एक प्रत्यारोप करो, आप ये बताओ कि क्या करोगे? छह नहीं बताएंगे, नहीं बता रहे हैं सर। ये बता रहे हैं ना कि सड़कों का जाल फैला रहे हैं। वाराणसी में पुल टूट जाते हैं, गुजरात में टूट जाते हैं, सड़कों की क्या हालत है। योगेंद्र जी इन्होंने जो एयरपोर्ट बनाया नरेंद्र मोदी का छत टपक रही है, छत वो आगे यही बोल, वो आगे यही बोल। सुनिए सुन ले अभी आप जी। राहुल चड्ढा को आप नहीं संभालोगे तो कपिल हमारी कपिल मिश्रा नहीं संभालोगे, हमारी जिम्मेदारी है क्या भैया? संभाल के अपने लोगों को आप संभाल के रखिए। आपकी टूट और फूट क्यों होती है? इस क्योंकि 300 करोड़ के प्रलोभन देते हैं आपके तो एक ही चीज है, आपके तानाशाही प्रवृत्ति पनपी हुई है, आपके लोकतंत्र नहीं है। तय होगा कि राहुल गांधी तय करेंगे, लोकतंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तय करेगा कि लोकतंत्र की बात कोई मुखिया नहीं होगा। ये तय होगा कि अखिलेश के अलावा कोई समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नहीं होगा। ये तय होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी परिवार के अलावा कोई भी तृणमूल का अध्यक्ष नहीं होगा। ये तय होगा स्टालिन के परिवार के अलावा कोई भी एनडीए का अध्यक्ष नहीं होगा। ये तय कहां से होता है भैया? भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नितिन नवीन तक के लोग अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन आपकी यदि बात करूं तो मोतीलाल नेहरू से फैसले शुरू करूंगा ना तो बहुत कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार के बाहर निकल के शुरू होंगे।
बताइए, के बताइए। अलावा यदि बात करो अध्यक्ष पद की, तो आपका एक भी अध्यक्ष आप ढूंढने को नहीं मिलेगा जो गांधी परिवार से बाहर ना हो। आपने केसरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता की थी, वे जानते हैं लोग। आप नरसिंह राव को कांग्रेस मुख्यालय में उनका शव, ये मनगढ़ंत गाने मत सुनाइए पूरे देश को, ये मनगढ़ंत गाने मत सुनाइए देश को, गांधी परिवार के, ये मनगढ़ंत कहानियां मत सुनाइए देश को। आप तो शून्य मुद्दे पर आइए, मनगढ़ंत कहानियां मत सुनाइए देश को। कांग्रेस तो आज भी मजबूत है, फिर आपको कांग्रेस तो आज भी मजबूत है। विनीत सर, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, एक तो जानना चाहूंगा कि क्या अभी विपक्ष, अभी तो चलिए ये बात कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप सारी चीजें लग रही हैं कि इस वजह से हार गए, सब इन्होंने बीजेपी ने मैनेज किया, क्या अभी विपक्ष के लिए एक इन इलेक्शन से संदेश है? संदेश में इस वजह से कह रहा हूं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, यहां आपको लगता है कि अब 2029 से पहले, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से टीएमसी में गए, उससे पहले टीएमसी से बीजेपी में गए थे, अब ये दौर भी विपक्ष को देखना पड़ेगा कि इधर से उधर से इधर भी आने वाले दिनों में? देखिए, राजनीति हमेशा से सर मैं ये मानता हूँ कि कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है कि देश सेवा राष्ट्र सेवा का साधन है, पर जो लोग इसमें आते हैं जनरली वो अपना खुद का एक उद्देश्य लेके आते हैं। तो जो ये दल बदल हो रहा है और शुरू से चले आ रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और अभी आगे भी होगा। लोकसभा से पहले फिर आप देखिएगा, जहां पड़ला भारी होगा लोग वहां जाएंगे। कोई भी यहाँ पे कोई अपना नैतिक मूल्यों के साथ राजनीति करने नहीं बैठा है, आज के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं बैठा है। रही बात ये, छोटे छोटे मूल्य हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उनमें सब बिकते हैं, सब खरीदे जाते हैं, सब मैनेज हो जाता है। राजनीति आज मैनेज की जा रही है, राजनीति जीती नहीं जा रही है। सर, जो आपका प्रश्न है, मैं ये मानता हूं कि अब विपक्ष को ये एक तरीके से अलार्म की तरह है, अलार्म बज चुका है। अब इनको अपना एक नेता रखना पड़ेगा, एक छत के नीचे आना पड़ेगा, एक छाते के नीचे आना पड़ेगा और एकजुटता दिखानी पड़ेगी। नहीं तो ये काउंटडाउन जो शुरू हुआ है सर, ये आग इन्हीं का ही घर खाने वाली है, ये निश्चित आप रहे। आप देख लेगा कि जिस तरह से इन्होंने स्टेट्स खोई हैं, क्योंकि जहां से ये स्टेट्स में से बीजेपी नहीं ले पा रही थी, राजस्थान, यूपी और बंगाल में इनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था इस बार लोकसभा में, और ये मुझे लग रहा है इसको साधते दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना, देखिए क्या होता है सर, कई बार कोई गलती से नहीं सीखता है। कुछ पार्टियां, कुछ नेता होते हैं, गलती हो जाती है तो उससे तुरंत सीखते हैं। तो भाजपा को ऐसा लगता है कि वो गलतियों से जल्दी सीखती है, बाकी राजनीतिक दलों को सीखने की जरूरत है, नहीं तो हाशिए पे आ चुके हैं, कब विलुप्त प्राय हो जाएंगे ये देखने की बात है। आरोप प्रत्यारोप एक अलग बात है, आप लगाइए, लेकिन पर्दे के पीछे ये एक्सरसाइज आपकी दिखाई देनी चाहिए कि हम लगातार क्यों हार रहे हैं, क्या ऐसी वजह है जहां पे हमें उन तकनीक्स को ढूंढने की आवश्यकता, उन कमजोरियों को पकड़ने की आवश्यकता है, क्यों छीना झपटी चल रही है। और ये देखिए, किसी भी पार्टी में एक छत्र जब चीज होती है तो डिसिप्लिन तो बनता है, इसमें कहीं कोई राजनीति का एक उसूल मैं मानता हूं। अभी कहा जा रहा हो चाहे कि दिल्ली से जो आदेश चलता है बीजेपी में, उसको नीचे फॉलो करना ही होता है। इसी तरह से इंडिया गठबंधन में पहले जो लोग थे, नीतीश कुमार इसके रहे, ममता बनर्जी को इसमें साथ लाने की कोशिश की, बहुत सारे आम आदमी पार्टी इसमें साथ ले, धीरे 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 एक एक करके सारे लोग पिछड़ते चले गए। खैर, ये चुनाव 5 राज्यों के चुनाव परिणाम है, इससे कुछ लोग सेमीफाइनल भी मान के चल रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले का एक, हालांकि अभी बहुत जल्दी है ये बात कहना, क्योंकि 2 साल का वक्त ही होने जा रहा है अभी तो, लेकिन कई चौंकाने वाले परिणाम हैं। ममता के हाथ से ये सरकार फिसल गई है। टीवी के ने इस तरह से अपना दमखम दिखाएगी, ये एग्जिट पोल जो करने वाले हैं उनको भी पता नहीं था। बंगाल में के साथ साथ अगर देखें रुझान की बात, तो एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, तो स्टालिन को बाहर किया, ममता बनर्जी को बाहर किया, और केरल में भी कम्युनिस्ट पार्टी का एक इकलौता गढ़ जो बचा हुआ था वो भी ध्वस्त होता दिखाई दे गया। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें ऐसे हैं, लेकिन एक्सरसाइज जहां पे विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी में तब्दील नहीं कर पाया वो रहा असम और पुडुचेरी, जहां भाजपा और एनडीए वापस अपनी सत्ता में वापसी कर रहे हैं। तो ये एक एक्सरसाइज का भी नतीजा है। खैर, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, नए आरोप नहीं है, पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे। कभी बीजेपी भी लगाया करते थे कि मशीनरी का दुरुपयोग है, अदालत के दरवाजों तक भी पहुंची, लेकिन इसके पीछे की एक्सरसाइज, ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए भी एक्सरसाइज करने की मुझे लगता है कि विपक्ष को आवश्यकता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।